आईसीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का फोर्स हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो का मेन मोटिव यही रहेगा कि हम लोग इजी टू इजी लैंग्वेज में एंड ऑल टॉपिक्स को कवर अप कर ले विद इन हाफ आवर। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग का है फोर्स। फोर्स का सिंपल मतलब होता है पुश और पुल। अगर हम लोग जैसे ये पेन है, पेन को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो एक एनर्जी लग रहा है, तो उसी एनर्जी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। फोर्स का सिंपल फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सलेरेशन। जैसे ये पेन है, पेन का मास कुछ अप्रॉक्स देखा जाए तो 20 ग्राम्स हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। ये पेन है, देन हम लोग इसको फोर्स लगाए, तो फोर्स लगाने से इसमें एक्सलेरेशन हुआ। तो ये जिसका मास है और इसमें मास में हम लोग एक्सलेरेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पे फोर्स हो जाएगा। फोर्स का ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है कि हम लोग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ नंबर्स मैटर करता है, डायरेक्शन नहीं। अब फोर्स का यहाँ कुछ बात है। फोर्स से हमेशा ऑब्जेक्ट्स में मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, स्पीड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है और रोटेशन होता है। तो अब जो यहाँ पे एक टॉपिक है, फोर्स से मूवमेंट का क्रिएशन होना। मूवमेंट इन द सिंपल वर्ड मोशन होता है। तो फोर्स से मोशन आ गया। जैसे ये अभी पेन रेस्ट पर है, अभी थोड़ा सा मूव कर रहा है, अभी रेस्ट पे है ये पेन, हम लोग ने थोड़ा सा इस पर पुश किया तो ये पेन मूव कर रहा है, तो अभी ये मोशन में आ गया है। इसलिए हम लोग मोशन को, जो फोर्स से मोशन ड्राइव हो रहा है, हम लोग इस मोशन को टू स्पेशली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसलेशनल मोशन एंड सेकंड इज रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल को हम लोग लीनियर मोशन भी बोलते हैं। तो पहला ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन क्या होता है? इंग्लिश डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, हम यहाँ डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल मोशन मीन्स ऐसा मोशन होता है जिससे कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करने लगे, मतलब अपना एक पाथ को फॉलो करे। जैसे ये पेन है, पेन पे मैंने फोर्स लगाया तो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है। जैसे ये पेन है, अब पेन पे फोर्स लगाया गया तो स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है। तो जब ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है या फिर थोड़ा सा कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे ट्रांसलेशनल लीनियर मोशन होता है। आईसीएसई के टॉपिक में हम लोग का सिर्फ इतना गिवन है कि मूव इन सेम डायरेक्शन ऑल पार्टिकल्स। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ट्रांसलेशनल फोर्स है। जैसे ये पर्सन का एग्जाम्पल, ये पर्सन है श्याम। श्याम का जो हेड है मीन्स इसका में देखा जाए तो ब्रेन मतलब हेड, एंड इसका जो इसके जो यहाँ पे लेग्स है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट या फिर लेफ्ट। ऐसा नहीं होगा कि इसका हेड लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेग राइट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो टू टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन होता है। पहला रेक्टिलिनियर, दूसरा होता है कर्वलिनियर। रेक्टिलिनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पे मूव करना। जैसे मैंने बोला था ये पेन है, पेन स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो यहाँ पे रेक्टिलिनियर है। एंड अगर ये पेन है, पेन ऐसा कर्व लाइन पे मूव करते जा रहा है तो ये कर्व लीनियर है। रेक्टिलिनियर में कुछ ऐसा मूवमेंट होता है एकदम स्ट्रेट पाथ पे, एंड कर्वलिनियर में ऐसा मूवमेंट होता है, कर्व बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट पार्ट फोर्स, एंड फोर्स से ड्राइव होता है मोशन। मोशन में फर्स्ट पार्ट ट्रांसलेशनल या फिर लीनियर मोशन एंड होता है। नेक्स्ट हम लोग का पार्ट में होगा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट when a body turns around a fixed point or axis the motion produces called a rotational motion। जैसे कि ये पेन है हम लोग का, ये पेन है, ये पेन का आगे का नीब है। देन अगर हम लोग इसको रोटेट करेंगे तो ये जो पेन का जो नीब है ये अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। जैसे ये मोमेंट पे है तो मोमेंट पे ही रहेगा। इन सेंस देख रहे हैं, अगर ये पॉइंट अज्यूम कीजिए, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए, इस पॉइंट पर हम लोग रख दिए तो ये अपना पॉइंट चेंज नहीं करेगा, लेकिन पूरा का पूरा पेन रोटेट करेगा। तो ये हम लोग का सिंपल रोटेशनल मोशन होता है। रोटेशनल मोशन से सिंपल एक बॉडी रहता है, एक फिक्स पॉइंट से रोटेट करता है। अब रोटेशनल मोशन, ऐसा बेसिक क्वेश्चन आता है कि क्या रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन, लीनियर मोशन क्या है? दोनों एक साथ हम लोग रख सकते हैं। लीनियर मोशन इन द सेंस दूसरा नेम है इसका यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो हम लोग रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल क्या दोनों को एक साथ रखा जा सकता है? तो यस, रखा जा सकता है। इसी को हम लोग बेसिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग के लिए बस है। बस का जो टायर है, ध्यान से समझना है, बस का जो टायर है वो रोटेट कर रहा है, या तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बस इतना समझिए, ये जो टायर है ये रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो रोटेट कर गया तब ये कौन सा मोशन है? रोटेशनल मोशन है। लेकिन ये जो बस है जो इस टायर पे सपोर्टेड है, ये बस क्या ये बस रोटेट कर रही है? नहीं, ये बस एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है, एक स्ट्रेट पाथ पे चल रही है। तो बस कौन सा मोशन है? बस यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन है। बस के टायर कौन से मोशन से? रोटेशनल। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, सिंपल समझ के चलना है। एक दूसरा एग्जांपल ले रहे, डोर का हैंडल है। डोर के हैंडल को हम लोग मूव किए तो डोर क्या मूव हो गया साथ में? नहीं, डोर मूव नहीं हुआ, सिर्फ डोर का हैंडल मूव हुआ। तो डोर का हैंडल मूव हुआ तो यहाँ पे रोटेशनल मोशन है। अब डोर का हैंडल मूव किया, साथ में डोर को हम लोग अपने तरफ टर्न कर रहे हैं तो डोर ओपन हो रहा है, तब ये कौन सा मोशन है? तब यहाँ पे ये लीनियर मोशन है, क्योंकि लीनियर का दो फॉर्म होता है, स्ट्रेट या कर्व लीनियर।
तो रोटेशनल में रोटेशन होता है, एंड इक्विलिब्रियम क्या है, तो इक्विलिब्रियम बेसिक इक्विलिब्रियम है ये जहाँ पे दोनों बैलेंस रहता है, रोटेशनल और लीनियर दोनों एक साथ आता है। तो आईसीएसई में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या रोटेशनल एंड लीनियर दोनों एक साथ पॉसिबल है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा यस, दोनों एक साथ पॉसिबल है। इसका मेन रीज़न यही होता है कि रोटेशनल एंड लीनियर दोनों ही मिल करके इक्विलिब्रियम बेसिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। जैसे बस का एग्जांपल था, टायर रोटेशनल है, बस यहाँ पे लीनियर है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करते हैं मोमेंट का। भी मोमेंट क्या होता है? मोमेंट मीन्स टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स और द टॉर्क। अब यहाँ पे एक वर्ड है टॉर्क। टॉर्क वर्ड हम लोग बहुत कॉमनली सुने हुए हैं, जैसे कि बुलेट में बहुत ज़्यादा टॉर्क होता है। बुलेट बेसिकली बाइक का बात कर रहे हैं, यहाँ गन वाला बुलेट नहीं समझना है। तो बुलेट में बहुत ज़्यादा टॉर्क होता है, तो टॉर्क इन द सेंस समझ के चलिए कितना ज़्यादा एबिलिटी है किसी चीज़ को मूव कराने के लिए। तो जो टॉर्क होता है वो हम लोग के 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेसिकली। पहला फैक्टर होता है हम लोग का फोर्स, दूसरा फैक्टर होता है डिस्टेंस। खैर हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं, पहले इस गेट का एग्जांपल को समझते हैं। गेट में जो यहाँ पे डोर है, गेट को डोर को अगर हम लोग पुश या पुल करेंगे तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, लेकिन अगर गेट के हम लोग लास्ट पार्ट से पुश या पुल करेंगे तो वो ओपन नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। ये हम लोग लाइव एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। जैसे सिंपल समझिए, एक बॉक्स को मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, ये बॉक्स है, बॉक्स इस पॉइंट से ओपन होता है, ठीक है, इस पॉइंट से ओपन होता है, तो मैंने इस पॉइंट से ओपन किया तो ये डायरेक्टली ओपन हो गया। बट थोड़ा सा बॉक्स में बहुत ज़्यादा डस्ट है तो इग्नोर करना है। इस पॉइंट से ओपन होता है तो इस पॉइंट से डायरेक्टली ओपन हो गया। बट अब ध्यान से देखते हैं, ये पॉइंट से ओपन हो गया, लेकिन अब मुझे इस पॉइंट से ओपन करना है, तो इस पॉइंट से ओपन नहीं हो रहा है, इस पॉइंट से फोर्स ज़्यादा लग रहा है, इस पॉइंट से फोर्स थोड़ा सा और एक्सटेंडेड लग रहा है, लेकिन इस पॉइंट से डायरेक्टली ओपन हो रहा है और इस पॉइंट से फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। सेम एग्जांपल गेट के साथ भी है। गेट के हैंडल से हम लोग ओपन करेंगे तो गेट डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, लेकिन गेट के एकदम कॉर्नर साइड पुश या पुल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो मोमेंट का सिंपल डेफिनेशन यही होता है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एट अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ अ फोर्स। देखिए गेट क्लोज कर। देन नेक्स्ट टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट ये समझ में आ गया। टर्निंग इफेक्ट सेंस कितना जल्दी कोई मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है। जैसे बॉक्सी का यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था, बॉक्स अभी ऐसे ओपन हो रहा था, क्लोज हो रहा था, ठीक है, तो ये होगा हम लोग का टर्निंग इफेक्ट। देन नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। सबसे पहले यहाँ पे पाइवोट, फुलक्रम, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम लोग सिंपल थोड़ा सा बुक के लैंग्वेज में समझने का ट्राई करते हैं मोमेंट को, ठीक है। तो हम इसको साइड एक्सप्लेन किया। हाँ, इस पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये जो पार्ट है कंप्लीट, जिससे प्रोवाइड किया जा रहा है सपोर्ट इस हैंडल को, तो इसको बोलते हैं हम लोग फुलक्रम। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये जो बार है रखा हुआ है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पाइवोट। एंड इस साइड हम लोग का लोड है, एंड इस साइड हम लोग अप्लाई करते हैं एफर्ट को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टर्म था पाइवोट, फुलक्रम, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो पाइवट है और फुलक्रम है, ये समझ में आ गया होगा कि दिस पॉइंट है हम लोग का पाइवट, एंड ये जो पूरा का पूरा जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं फुलक्रम। देन नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। पाइवोट फुलक्रम है क्या डेफिनेशन में? फिक्स्ड पॉइंट जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करती है। तो समझ में आ रहा है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसी के अराउंड बॉडी रोटेट करेगी, तो ये हम लोग का पाइवोट एंड फुलक्रम है। देन नेक्स्ट पार्ट पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स जिस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। जैसे आप समझिए, इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो इस साइड हो जाएगा लाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक और एकदम बेसिक सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे फोन का कवर है, फोन के कवर में हम लोग पेन को रख दिए, ठीक है, तो पेन के हम लोग इस साइड अगर फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड हो जाएगा, सिंपल समझिए, इस साइड अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लेकिन अगर इस साइड अप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? पाइवोट से फोर्स की लाइन का शॉर्टेज डिस्टेंस, मीन्स पाइवोट से लेकर के ये जहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझ के चलिए तो 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो गए, अब मेन फॉर्मुलास को देख लेते हैं बेसिकली मोमेंट का। तो मोमेंट का सिंपल फॉर्मुला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम लोग m इज इक्वल टू एफ इंटू पी डी बोल सकते हैं। पी डी यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मैक्सिमम लोग यहीं एरर करते हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली आता है डिस्टेंस, तो लोग डायरेक्टली इसको डिस्टेंस की जगह पुट कर देते हैं। नहीं, डिस्टेंस ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्वेश्चन बोल रहा है तो ही यहाँ पे रखना है, अदरवाइज सॉल्व नहीं करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, थोड़ा सा इसका एसआई यूनिट भी देख लेते हैं। तो हम लोग जस्ट देखे थे, इसका फॉर्मूला था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर, तो इसका एसआई यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट, तो पहले यहाँ पे 2 फैक्टर्स होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नेक्स्ट होता है डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट। देखिए ये 2 फैक्टर्स क्या है मोमेंट के, समझते हैं बात को।
जैसे कि एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल। ये हम लोग के पास में 2 पेन्स का एग्जांपल है, ठीक है, समझिएगा। ये फर्स्ट पेन है हम लोग के पास हॉजर का, सेकंड पेन है यहाँ पे एल्कोस का। ये जो पेन है, इस एंगल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पेन है ये क्या इक्वली बैलेंस है? इक्वली बैलेंस नहीं है। इसका एक साइड वेट ज़्यादा है और एक साइड वेट कम है। एक साइड वेट ज़्यादा है, एक साइड वेट कम है। ऐसा रीज़न क्या है? देखिए, पूरा का पूरा पेन का वेट अगर देखा जाए तो एक्यूरेट है, लेकिन इस साइड लेंथ ज़्यादा है। इस साइड मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो इस साइड लेंथ अज्यूम आ रहा है मेरा, अज्यूम कीजिए 8 सेंटीमीटर। अब वही इस साइड जो लेंथ आ रहा है वो आ रहा है मेरा 3 या 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला यहाँ पे जो मोमेंट होता है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, कितना ज़्यादा डिस्टेंस पे रखे हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा मोमेंट होगा। अब फोर्स का बात को समझते हैं। फिर से ये पेन है, फिर से ये पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा मैंने दे दिया, तो ऑफकोर्स सी बात है जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा वो उसी पॉइंट पे हम लोग का लोड ज़्यादा होगा। तो अब इस पॉइंट पे डिस्टेंस बहुत कम है, तो इस पॉइंट पे हम लोग का फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ दो ही फैक्टर डिपेंड करता है, डिस्टेंस एंड फोर्स। तो दो फैक्टर है कि सिंपल मोमेंट डिपेंड करता है फोर्स पे, जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा मोमेंट, एंड दूसरा होता है डिस्टेंस, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा मोमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर मूवमेंट देख रहे क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या है? जो चीज़ क्लॉक के डायरेक्शन मूव करता है उसे हम लोग क्लॉकवाइज बोलते हैं, और क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है तो उसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन, इफ अ फोर्स tends to rotate a body in a clockwise direction about a pivot, the moment is called clockwise moment. Anti-clockwise, if a force tends to rotate a body in a clockwise anti-clockwise direction about a pivot, the moment is called the anti-clockwise moment. In a simple, वॉच के डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, वॉच के अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। साइन कन्वेंशन को समझते हैं। अब समझिए बात को, बेसिकली मोमेंट में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्यों आ गया? मोमेंट में हम लोग सिंपल समझे थे, मोमेंट होता क्या है, तो मोमेंट क्या हो रहा था, जहाँ पे एक पॉइंट बेसिकली फिक्स था, दूसरे पॉइंट में मूवमेंट हम लोग का हो रहा था, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा इतना समझ रहे थे, जितना ज़्यादा यहाँ पे मोमेंट में एक हम लोग का सेंटर था, इसको हम लोग फलक्रम बोलते थे, फिर पाइवट बोलते थे, ठीक है। पाइवट एक पॉइंट है, जैसे ही हम लोग का डोर है, डोर का देखा जाए तो इस पॉइंट पे हम लोग का फलक्रम आ जाएगा एकदम सेंटर में। इस साइड जितना जाएंगे तो फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, इस साइड जितना जाएंगे तो फोर्स उतना कम लगेगा। डिस्टेंस यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो सिंपल इसी का यहाँ जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे डोर का मूवमेंट होता है तो ओपन करते हैं तो आउटसाइड, क्लोज करते हैं तो इनसाइड मूव करते हैं, ठीक है। तो ये दो बेसिस पे डिपेंड करता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है तो हम लोग साइन ऑलवेज नेगेटिव लेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो पॉजिटिव लेंगे। सेम फॉर्मूला बट ओनली डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। तो मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो एकदम सेम फॉर्मूला है। किसका सेम फॉर्मूला है? तो यहाँ पे जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ही एकदम सेम फॉर्मूला है। मोमेंट का जो सेम फॉर्मूला है, क्योंकि मोमेंट से ही ड्राइव हुआ है, तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का भी एकदम सेम फॉर्मूला होगा। मोमेंट का फॉर्मूला था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देन यहाँ पर भी सेम, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज के लिए मास इन मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहेगा। और ये एम पार्ट मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाय द मिस्टेक मास बोल दिया, मास नहीं समझना है, मोमेंट। देन नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है कपल। कपल क्या होता है? अ कपल इज अ पेयर ऑफ अ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एट डिफरेंट पॉइंट्स। दोज लाइन्स ऑफ एक्शंस आर पैरेलल बट नॉट इन द सेम स्ट्रेट लाइन। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। पहले इसको समझते हैं कपल है क्या। सिंपल समझिए, जैसे ये पेन है, ठीक है। पेन में अभी ये पेन है, ये सिंपल समझते एकदम पेन है। पेन पे हम लोग एक डायरेक्शन फोर्स लगा रहे थे, सिर्फ एक डायरेक्शन से, तो ऐसा मूवमेंट हो रहा था। मूवमेंट होता है इसका, ठीक है, सिर्फ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते। तो अभी ये देखिए, ये मूवमेंट इस फॉर्म में आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये इस साइड चला जा रहा है, लीनियर की तरफ चल जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग उस फोर्स का टॉपिक का बात नहीं करें, हम लोग मोमेंट पे आ गए हैं। अज्यूम कीजिए यहाँ पे फिक्स है, ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे फिक्स है। अब इस पॉइंट पे मेरा फोर्स लग रहा है, तो इसका मूवमेंट कुछ इस फॉर्म का होगा। फोर्स में सिर्फ एक पॉइंट पे लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे रोटेशन सिर्फ एक फॉर्म। अगर छोड़िए इस बॉटल को, देखिए ये पेन थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ देखिए इस फॉर्म में फोर्स लगा रहे हैं सिंपली, तो ऐसा रोटेट करेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में रोटेशन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट। कपल में क्या होता है कि दोनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाता है, लेफ्ट में भी अप्लाई किया जा रहा है, राइट में भी अप्लाई किया जा रहा है। सिंपल समझते हैं कपल है क्या। पकड़ो कैमरा। देखिए ये बॉटल का एग्जांपल है अपना। बॉटल का ये हम लोग का कैप है, कैप को हम लोग रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज में, लेकिन बॉटल को रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो ये दो यहाँ पे दोनों यहाँ एक साथ अप्लाई हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये जो कैप है ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज, और मैं ये बॉटल को रोटेट कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एक साथ हो रहा है और ये कैंसिल हो जा रहा है। तो इसी को हम लोग कपल बोलते हैं, जहाँ पे ये जो एक्शन है और ये जो रिजल्टेंट है दोनों इक्वल होता है। एक्शन इज इक्वल टू रिजल्टेंट। यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, एंड यहाँ पे मैं हैंड को रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करा रहा हूँ। तो यही हम लोग का हो जाता है कपल। कपल में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसका नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे साफ समझ में आ रहा था, दो साइड से फोर्स लग रहा है। सिंपल मैंने एग्जांपल भी लिखा है, बॉटल कैप ओपनिंग। बॉटल का कैप को ओपन करते हैं तो बॉटल का कैप को भी रोटेट करते हैं एंड बॉटल को भी रोटेट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस।
मोमेंट में क्या था, मोमेंट में हम लोग का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। यहाँ पर भी सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन दो फोर्स के बीच का डिस्टेंस है परपेंडिकुलर। मोमेंट में क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स है, दूसरे पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिए हैं। कपल में क्या हो रहा है कि दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। किस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देन किधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों साइड से हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हम लोग का कपल हो जाता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ अ कपल क्या होता है, अब देखिए मोमेंट को कपल से रिलेट किया जाए, सिंपल जो मैंने जस्ट बताया था, यहाँ पे एक सेंटर है, एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो इस पे भी सेम है, डिस्टेंस यहाँ पर भी है, फोर्स यहाँ पर भी लग रहा है, तो इसका भी यूनिट सेम है। कपल का मोमेंट का यूनिट बिल्कुल सेम है, न्यूटन मीटर। ठीक है, डिफरेंसेस क्या होता है, तो फिर से डिफरेंस बता दे रहे हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ कपल में, मोमेंट ऑफ फोर्स में सिंगल फोर्स इन्वॉल्व होता है, जैसे मैंने जस्ट बताया था, यहाँ पे सिर्फ सिंगल फोर्स लगता है, लेकिन मोमेंट ऑफ कपल में टू फोर्स इन्वॉल्व होता है, एक टॉप में एक लास्ट में। इसमें पाइवोट प्रेजेंट होता है, इसमें पाइवोट प्रेजेंट नहीं होता है। पाइवोट क्या था पता था, जिसमें हम लोग का स्टेबिलिटी मेंटेन था एक पॉइंट पे, जैसे हम लोग इसको पाइवोट बोल रहे थे, जस्ट अभी देखे थे, छोड़िए फिर से देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इसी को हम लोग यहाँ पे पाइवोट बोल रहे थे। ठीक है, तो इसमें पाइवोट प्रेजेंट होता है, मोमेंट ऑफ कपल में पाइवोट प्रेजेंट नहीं होता है। मोमेंट सिंपल होता है जब वहाँ पे एक डायरेक्शन से फोर्स लगता है। ठीक है, कपल क्या होता है, जहाँ पे दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये एक ट्रांसलेशनल और रोटेशन दोनों को कॉज कर सकता है मोमेंट, क्योंकि समझ में आ रहा था, जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पे जो पेन है, मैं इसका एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये रोटेशन नहीं कर रहा है, तो स्ट्रेट मूव कर रहा है, तो ये कौन सा मोमेंट को शो कर दिया, ये ट्रांसलेशनल मोशन को शो कर दिया। कौन शो किया, तो मोमेंट। अब अज्यूम कीजिए कोई यहाँ पे ऐसे करके फोर्स लगा दिया, इसको रोक दिया, अब मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिए रोटेट कर रहा है, तो ये अब ये कौन सा है, तो ये रोटेशन है। लेकिन अगर मैं कपल लगाऊंगा, कपल का फोर्स लगाऊंगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, फर्स्ट एंड सेकंड, तब ये सिर्फ और सिर्फ रोटेट करेगा कुछ इस फॉर्म में। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं दोनों फोर्स लगा दिया तो ये आगे मूव करेगा, नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो इसमें ऑलवेज रोटेशन होता है, केवल रोटेशन। और वहीं यहाँ पे मोमेंट में रोटेशन नहीं होता। मोमेंट में रोटेशन हो भी सकता है या फिर ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, अगर बीच में फोर्स रहा तो रोटेशन कर सकता है, फोर्स नहीं रहा तो ऐसे करके आगे मूव कर जाएगा, जैसे अभी आगे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का कपल वाला पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एसआई यूनिट, तो इसका सेम एसआई यूनिट है, जस्ट बताए थे, न्यूटन मीटर। इसका भी एसआई यूनिट हो गया है, ये पार्ट हम लोग का एंड हो गया है। नेक्स्ट समझते हैं इक्विलिब्रियम, एंड ये जो टॉपिक्स है बेसिकली सेलेना बुक से एंड थोड़े से रिसर्च करके जितने भी अभी तक टॉपिक्स आ चुके हैं बोर्ड्स में एंड प्री बोर्ड्स में, ये सब से रिलेट करके यहाँ पे फाइंड किया गया है। तो ये नहीं सोचना है कि टॉपिक्स बुक में नहीं है, लाइन से बुक को ओपन करना है, सब टॉपिक बुक में प्रिंटेड है। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट एंड द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, रिजल्टेंट मोमेंट एट एनी पॉइंट इज आल्सो जीरो। मतलब क्या होता है, सिंपल समझिए। इक्विलिब्रियम क्या है, यहाँ पे पेन है, पेन पे मैंने राइट साइड से फोर्स लगाया, लेफ्ट साइड से फोर्स लगाया, दोनों साइड से इस पे फोर्स लग रहा है, तो क्या ये पेन मूवमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है। कोई भी मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। रोटेशन हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। जब कोई रोटेशन नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। मतलब कि जहाँ पे जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक्टिंग फोर्स, वो रिजल्टिंग फोर्स के बराबर हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो लास्ट में जो फोर्स आ रहा है वो जीरो हो जा रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो और रिजल्टेंट मोमेंट भी जीरो। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जिसको याद रखना है। सम ऑफ ऑल फोर्सेस, इक्विलिब्रियम में जितने भी फोर्सेस को ऐड करते हैं तो जीरो आता है। अब दूसरा बात, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अब एक फोर्स क्लॉकवाइज लग रहा है तो दूसरा फोर्स कैसा लगेगा, जस्ट उसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, उसको कैंसिल करने के लिए। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट को और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल होगा। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। मोमेंट से कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल नहीं रखना है। मोमेंट सिंपल फोर्स होता है, ठीक है। फोर्स लग रहा है, बस परपेंडिकुलर फोर्स है तो मोमेंट बोल दिया है। एक डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों डायरेक्शन में लगेगा तो उसको कपल बोल दे रहे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है, सिंपल समझते हैं। व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट एंड अ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मैंने सेकंड प्रॉपर्टी लिखा था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। अब यहाँ थोड़ा सा इस पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल जो इस चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे देखिए, लेफ्ट साइड में एक पर्सन ए है, ठीक है, मान के चलिए इसका नाम हम लोग रख देते हैं राज। सेकंड साइड में जो पर्सन है इसका नाम हम लोग रख देते हैं, अज्यूम कीजिए किंग, ठीक है। दो पर्सन को हम लोग ले लिए, राज एंड किंग, ठीक है। इस साइड राज का वेट है 10 न्यूटन्स। अब वेट न्यूटन मैंने क्यों लिखा, केजी में क्यों नहीं, तो पता होगा क्योंकि मास का ऐसा यूनिट केजी होता है, वेट का न्यूटन होता है। तो राज का जो वेट है वो 10 न्यूटन है, मतलब राज कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन डिस्टेंस उसने कितना रखा है, 0.5 मीटर। अब इस साइड समझिए, यहाँ पे वेट कितना है, 5 न्यूटन का है, लेकिन डिस्टेंस कितना लग रहा है, 1 मीटर का। यहाँ पे डिस्टेंस हाफ है, यहाँ पे डिस्टेंस डबल है, यहाँ पे वेट हाफ है, यहाँ पे वेट डबल है, फोर्स डबल है। तो ये जो रहेगा, बोथ साइड आर इक्वल। तो दोनों साइड इक्वल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम इक्वल हो गया, क्योंकि हम लोग को जस्ट पता था अभी मोमेंट का फॉर्मूला। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है।
फोर्स कितना है 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0.5, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये जो 5 न्यूटन मीटर आया ये हम लोग का मोमेंट हो गया। देन इस साइड फाइंड करते हैं, तो इस साइड है 5, मल्टीप्लाई करेंगे 1 क्योंकि यहाँ पे वेट है 5 एंड डिस्टेंस है 1, तो आंसर फिर से 5 ही आ जाएगा। तो ये जो 5 आ रहा है ये 5 दोनों इक्वल हैं, भले दोनों का डिस्टेंस सेम, डिस्टेंस यहाँ पे चेंज हो गया, वेट चेंज हो गया, फोर्स चेंज हो गया, तो इस चीज़ से मैटर नहीं करता, जो रिजल्ट आता है वो इक्वल होता है। देखिए अगर इस साइड ये फोर्स लगाता तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता और इस साइड ये फोर्स लगाता तो क्लॉकवाइज रोटेट होता। ठीक है, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों इक्वल हो गए हैं, इसीलिए मैंने इसको बोला प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों इक्वल होते हैं। अब काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, हम लोग इक्विलिब्रियम देखे थे, जस्ट अभी इक्विलिब्रियम का यहाँ पे इक्विलिब्रियम से प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को ही ड्राइव कर दिए। इक्विलिब्रियम में साफ साफ बोला था इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन है वही मोमेंट का प्रिंसिपल है। मोमेंट क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स है, फोर्स विद परपेंडिकुलर डायरेक्शन। काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, देखिए इक्विलिब्रियम दो काइंड्स के होते हैं, पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक क्या है, इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है, एक्टिंग फोर्स रिजल्टिंग फोर्स दोनों इक्वल हो जाता है। जैसे एक बुक एक टेबल पे रखा हुआ है, जैसे यहाँ देखिए सामने एक जो हम लोग का जो कॉपी है वो बेड पे रखा हुआ है, आगे एक जो कॉपी है वो भी बेड पे रखा हुआ है, ईयरबड जो है वो बेड पे रखा हुआ है। तो ये क्या मूवमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जो मूवमेंट नहीं कर रहा है, ईयरबड का एग्जांपल समझिए, ईयरबड पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर से एंड एक फोर्स इस पे ग्रेविटी लगा रहा है, लेकिन क्या इसमें मूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स में मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो रहता है वो अल्टीमेट जीरो हो जाता है। अब दूसरा बात करते हैं हम लोग डायनामिक फोर्स का क्या होता है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है दो टॉपिक पे है। डायनेमिक वो होता है जहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई चीज़ मूव कर रहा होता है। सिंपल समझिए, ये पेन है, पेन मूव करते जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जैसे देखिए आगे थोड़ा सा हडल हो गया इसलिए रुक गया, पेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते चला जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक। डायनेमिक में बॉडी मूव करता है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है और फोर्स बैलेंस रहता है। ठीक है, स्टैटिक में बॉडी रेस्ट पे रहता है, वेलोसिटी जीरो रहता है और फोर्स बैलेंस रहता है। यहाँ पे हम लोग का टॉपिक एंड हो जाता है। ठीक है, अब छोटा सा यहाँ पे एक बात होता है कि ग्रेविटी कांस्टेंट है, इसका मतलब जो वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या होता है। वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मीन्स कोई अगर एक पॉइंट है, 3 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अगर कोई कार पॉइंट ए टू पॉइंट बी में 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, पॉइंट बी टू सी 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी भी 10 है और फाइनल वेलोसिटी भी 10 है, इसीलिए ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो डायनेमिक में मूव होता है बॉडी लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, फोर्स पूरा बैलेंस्ड रहता है। तो हम लोग का जो पार्ट ए था मोमेंट, कपल, फोर्स, फोर्स से हम लोग का सिंपल समझते, एकदम जल्दी से रिकैप करते हैं। फोर्स से हम लोग का मूवमेंट ड्राइव हुआ था, सिंपल समझे थे फोर्स, फोर्स से मूवमेंट, मूवमेंट को हम लोग मोशन बोल दिए। दो तरह का मोशन हो गया, ट्रांसलेशनल एंड लीनियर, और लीनियर जिसको बोलते हैं और दूसरा था रोटेशनल। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मतलब एक पाथ पे, एक सीधा पाथ पे मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर कर्व लाइन पे मूव कर रहा है। एंड रोटेशनल मतलब सिंपल रोटेट कर रहा है जिसका एक पॉइंट फिक्स है। मोमेंट क्या था, तो हम लोग सिंपली फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन कर दिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मुलाज थे मोमेंट के रिवाइज करने के लिए। फिर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज से हम लोग ये समझे कि हम लोग को साइन कैसा यूज़ करना है, साइन कन्वर्शन कैसा रखेंगे। क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे। फिर हम लोग कपल समझे, मोमेंट में क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन फोर्स जो लगता है वो सिर्फ एक फोर्स लगता है, लेकिन कपल में क्या है, दोनों डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम को समझे, इक्विलिब्रियम में क्या था, बेसिकली इक्विलिब्रियम में बैलेंसिंग था। मेन पार्ट यहाँ पे बैलेंसिंग पे था कि बैलेंस कैसे होता है और कितने टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम होते हैं। तो हम लोग इक्विलिब्रियम में दो टाइप, दोनों को कवर किए। फर्स्ट था स्टैटिस्टिक और दूसरा था डायनेमिक। और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है, तो इक्विलिब्रियम का एक कंडीशन है जहाँ पे क्लॉकवाइज का सम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होता है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी बोलते हैं। तो हम लोग का यहाँ तक का पार्ट हो गया एंड, जो फर्स्ट पार्ट था बुक का वहाँ पे एंड होता है। अब जैसे ही हम लोग अप्रॉक्स 1 मिनट के अंदर सेकेंड पार्ट को कवर करके अटैच करेंगे। इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है इसको समझते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट थ्रू विच द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। सिंपल मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, हर बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है। इन बुक वेट एक ही पॉइंट पर एक्ट करता है, इन द सेंस सिंपल समझते हैं। जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन का जो वेट है एक्ट कर रहा है, कहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो सिर्फ एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पर जब एक्ट कर रहा है तो ये जो पेन का जो यही जो पॉइंट हो गया जिस पे पूरा जो पेन का वेट एक्ट कर रहा था, इसी पॉइंट को हम लोग CG बोलते हैं, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हर एक चीज़ का अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब कि डाउनवर्ड फोर्स का एक्ट करना। जैसे देखिए बॉटल है,
ये बॉटल जो फोर्स एक्ट कर रहा है डाउन में, जैसे इसको ऐसे खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी खड़ा हो जा रहा है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, यहाँ डाउन पार्ट पे होगा, इस पार्ट पे होगा, ठीक है। अब सिंपल मैं ऐसे खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो भी ये खड़ा हो जा रहा है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन है, तो ये बॉटल का कैप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया है। अब मैं इसको ऐसे खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या ऐसे खड़ा हो पा रहा है, नहीं, ये बार बार फॉल कर जा रहा है। क्यों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका नहीं है। जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसी पॉइंट पे वो बैलेंस्ड होगा। जैसे समझिए इस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0 है ही नहीं, तो ये इजीली फॉल कर जा रहा है। इस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एंड ये पॉइंट पे भी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो इंस्टेंट थोड़ा सा शेक करेगा एंड इसके बाद गिर जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने से पूरा बॉडी का जो मोशन होता है, पूरा बॉडी का जो बैलेंस होता है, ये भी बिगड़ जाता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इतना ही सिंपल समझने में होता है, एक इमेजिनरी पॉइंट है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इमेजिनरी पॉइंट जो हर एक बॉडी में होता है और ये फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करता है। जैसे समझिए मैं इस पेन को ऐसे खड़ा कर रहा हूँ बट ये खड़ा हो ही नहीं रहा है, बार बार ये पेन गिर जा रहा है, फॉल कर रहा है। इसका मेन रीज़न क्या है कि इसका जो बेस है, इसका बेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ही नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका बेस में होता तो ऐसे स्टेबल हो जाता। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहाँ है, तो यहाँ सेंटर में है। इस सेंटर में, इस रीजन पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आईसीसी के बुक के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे पूरा का पूरा जो फिगर रहता है, सॉलिड रहता है, वो मास को अपना अप्लाई करता है, जहाँ पे उसका मास बैलेंस होता है, तो उसी को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। बस एक डाउनवर्ड फोर्स है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। देन द सम कॉमन सीजे कॉम सेंट्रल ग्रेविटी कुछ कॉमन सॉलिड्स के गिवन है। पहला रॉड का, जैसे यहाँ देखिए रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे दिस पॉइंट पे। सिंपल समझ के चलिए पेन है, पेन भी रॉड जैसा फिगर है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इसका टॉप और बॉटम पे नहीं है, यहाँ पे सेंटर पे है, ठीक है। तो ये आपके बुक सेलेना में गिवन है, तो इसको आप लोग रीड कर सकते हैं। सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब सिंपल उसका जो एकदम सेंटर है, जहाँ पे हर एक डिस्टेंस इक्वल है, जहाँ से बहुत सारे रेडियस ड्राइव हो रहे हैं, तो ज्योमेट्रिक, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। नेक्स्ट है यहाँ पे सॉलिड होलोस्फेयर का भी ज्योमेट्रिक होता है। ज्योमेट्रिक मतलब हम लोग को इजीली ड्रॉ करना होगा। सॉलिड सिलेंडर का, होलो सिलेंडर का मिड पॉइंट होता है एंड सॉलिड कोन का एच का फोर्थ पार्ट होता है। कोन का एच का फोर्थ पार्ट मतलब क्या होता है, सिंपल समझिए, ये हम लोग का कोन है, कोन का ये हम लोग का हाइट है, यहाँ स्लैंट हाइट नहीं लेंगे, ये हम लोग का हाइट है। हाइट का फोर्थ पार्ट, हाइट का फोर्थ पार्ट मतलब इस हाइट को हम लोग फोर्थ पार्ट पे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये जो पार्ट हो गया यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यही फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसलिए हम लोग 1/4 बोलते हैं। इसी तरह से बुक में सबका गिवन है, ट्रायंगुलर लैमिना या फिर स्केलन ट्रायंगल, दोनों यहाँ पे एक ही वर्ड है, ठीक है, बस नेम चेंज है तो उसे टेंशन नहीं लेना है। इसका क्या होता है, तो इंटरेक्शन ऑफ मीडियंस, ट्रायंगल्स में हम लोग ऐसे मीडियंस ड्रॉ कर देते हैं, तो ये मीडियंस इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, जो सॉलिड फिगर्स इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हमें पता होता है, हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जो अनसॉलिड है, जैसे इरेगुलर फिगर्स है, जैसा कि देखिए इरेगुलर फिगर में एग्जांपल लेते हैं, ये बॉटल को ले लिए, ये बॉटल कैसा है, यहाँ तक सिलेंडर है, इसके बाद इस पता नहीं कैसा इसका शेप्ड है, यहाँ पे कोन दिख रहा है एंड यहाँ पे कर्व शेप दिख रहा है, इसके बहुत सारे लाइन्स है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड किया जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अनसस्पेंडेड फिगर का, मतलब सस्पेंडेड फिगर का कैसे फाइंड किया जाता है, सस्पेंडेड बॉडी का। सबसे पहले बॉडी को हैंग करना पड़ता है। हैंग करना मतलब ऐसे करके, ऐसे एक सिंपल एक तार से ऐसे करके लटका देना रहता है। अज्यूम कीजिए मेरा ये जो हैंड है एक वायर है, ऐसे करके इसको लटका दिए। ड्रॉ पम्प लाइन, प्लम लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं। प्लम लाइन क्या होता है, प्लम लाइन सिंपल समझ के बताते हैं। देखिए प्लम लाइन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे लेबर लोग एक ऐसा यूज़ करते हैं जहाँ पे एक ऐसे करके थ्रेड, एक रस्सी जुड़ा रहता है, एक ऐसा ट्रायंगुलर देखिएगा तो थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर जैसा, जो बेब्लेड जैसा स्ट्रक्चर इस फॉर्म जैसा, जिसको हम लोग दीवार को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं कि ये दीवार हम लोग का सीधा है कि नहीं है, तो इसको प्लम लाइन बोलते हैं। तो प्लम लाइन के हेल्प से वर्टिकल पोजीशन पे बॉडी को लटका देना, देन उसके बाद दो प्लम लाइन को ड्राइव करना, फिर जो यहाँ पे इन दोनों का इंट्रैक्शन होगा उसी को हम लोग सीजे बोलेंगे, सीजी बोलेंगे। सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सिंपल यहाँ पे इस पॉइंट पे समझते हैं। देखिए जैसे ये मेरा बॉडी है, ये बिल्कुल अनशेप फिगर है, तो इसको कैसे ड्राइव करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे सीजी को रखेंगे। सीजी क्या है, मतलब सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करना है, तो हम लोग किसको रखेंगे, प्लम लाइन को रखेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे रख दिया प्लम लाइन को, यहाँ पे प्लम लाइन आ गया। प्लम लाइन के बाद हम लोग दो और किसी भी पॉइंट से लाइन को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर दिए। अब जो किसी भी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे वो दोनों लाइन जहाँ पे प्लम लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, उस वही पॉइंट हम लोग का सी जी ऑफ एनी फिगर होता है। प्लम लाइन हम लोग आप लोग को लास्ट वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे अभी सर्च करके। अभी 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। ये जो टॉपिक था बेसिकली हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब जो डाउनवर्ड फोर्स, इसी को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है अर्थ की तरफ, दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सस्पेंडेड फिगर का कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले बॉडी को हैंग करना है,
प्लम लाइन को ड्रॉ करना है, उसके बाद हम लोग को दो डिफरेंट पॉइंट से दो डिफरेंट लाइन को बनाना है और जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा वही हम लोग का CG होगा, मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट हम लोग का लास्ट टॉपिक यहाँ पे सर्कुलर मोशन का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या, समझते हैं बात को। जैसे कि हम लोग का ये सेंटर है, सेंटर के एक यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे एक है हम लोग के पास में, कोई भी समझ के चलिए, तो एक मूवमेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट है। ये फर्स्ट 10 मिनट्स में 20 मीटर्स कवर किया, नेक्स्ट 10 मिनट्स में भी 20 मीटर कवर किया, नेक्स्ट 10 20, फिर से नेक्स्ट 10 20। तो इसी को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि जब कोई बॉडी सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को कवर करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे स्पीड फिक्स रहता है लेकिन वेलोसिटी नॉट फिक्स। अब रीज़न क्या है, स्पीड फिक्स वेलोसिटी नॉट फिक्स, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। स्पीड फिक्स मतलब समझिए, यहाँ पे डिस्टेंस था और यहाँ पे स्पीड था, मतलब यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया ओवरऑल, एंड यहाँ पे जो भी हम लोग का टाइम लगेगा, ऐसे डिस्टेंस मैंने क्या बोला था 20 मीटर्स, एंड अज्यूम कीजिए टाइम मुझे लगा है 2 सेकेंड, तो 20/2 10 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ पर भी 20/2 तो 10 किलोमीटर पर आवर, फिर 20/2 10 किलोमीटर पर आवर। अब समझिएगा बात को, वेलोसिटी क्यों नहीं फिक्स है, क्योंकि मैक्सिमम लोग स्पीड वेलोसिटी को सेम समझ लेते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन भी मैटर करता है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हर एक सर्कल के पॉइंट पे अपने डायरेक्शन को बदल रहा है। समझिएगा मतलब डायरेक्शन को बदलना। जैसे ये सर्कल है, ये पॉइंट है, अभी अपना डायरेक्शन को नहीं बदलता तो कैसा चला जाता है, ऐसा स्ट्रेट चला जाता। अभी नहीं बदलता तो ऐसा स्ट्रेट चल जाता, अभी भी डायरेक्शन को नहीं बदलता तो ऐसा स्ट्रेट चल जाता। तो इसका हर एक पॉइंट पर इसका डायरेक्शन बदल रहा है, हर एक पॉइंट पर ये कर्व टाइप का बनते जा रहा है, जिसके कारण ये एक सर्कल का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी के कारण इसका वेलोसिटी फिक्स नहीं है। ये ऐसा चलते चले जाने का मतलब टेंजेंट समझिए। टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को जो एक पॉइंट पर टच करता है निकल जाता है, ठीक है, एकदम टेंजेंट जैसा फॉर्मेशन कर देगा। इसी कारण यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स नहीं होता है। दो तरह के नेक्स्ट और फोर्स है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का पहले हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है इसका mv²/r। ये v क्या है और ये पार्ट में r क्या है, ठीक है। तो ये जो v है ये वेलोसिटी को बता रहा है, वेलोसिटी, एंड ये जो r है ये हम लोग का रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, और ये m रिप्रेजेंट फॉर मास, एंड ये f रिप्रेजेंट फॉर फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जैसे कोई भी सर्कल है, सर्कल के अराउंड हम लोग किसी भी चीज़ को रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट हो रहा है तो सेंटर के तरफ रोटेट हो रहा है, सेंटर की तरफ उस पर फोर्स लगाया जा रहा है। तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लगाया जाता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। जैसे सिंपल समझिए, हम लोग का सन है, खैर ये थोड़ा एलिप्स शेप का होता है तो इसको हम लोग अज्यूम कीजिए सर्कल शेप का समझ रहे हैं, ठीक। हम लोग का ये सन है, ये हम लोग का बन गया सन। सन के अराउंड में हम लोग का अर्थ क्या होता है, रोटेट करता रहता है। तो अर्थ हम लोग का रोटेट कर रहा है, तो सन कौन सा फोर्स लगा रहा है अर्थ पर, सन एक फोर्स लगा रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसा फोर्स जो सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो इसका डायरेक्शन ऑलवेज सेंटर की तरफ होता है, और इसका फॉर्मूला mv²/r। डेरिवेशन इस फॉर्मूला कभी नहीं देखेंगे क्योंकि एग्जाम टाइम है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लीजिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग का है एक सर्कुलर पाथ, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का सन है। अब अज्यूम कीजिए यहाँ पे हम लोग का अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे अर्थ है। तो जब अर्थ सन अपने तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है तभी ना ये अराउंड मूवमेंट कर रहा है। अब जस्ट अज्यूम कीजिए मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना बंद कर दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स लगना ही बंद हो गया, तो अब क्या अर्थ रोटेट करेगा, नहीं। अर्थ एज अ स्ट्रेट पाथ टेंजेंट बनाता हुआ ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट पाथ से चला जाएगा इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा जो रहता है सेंटर से अपोजिट रहता है, सेंटर से ऐसा चल रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा चला जाएगा, मीन 90 डिग्री बनाएगा बीच में। सिंपल देखते हैं छोटा सा एग्जांपल। जैसे एक और चीज़ समझिए, एक पर्सन है यहाँ पे समझ के चलिए श्याम ने एक अपने हैंड में थ्रेड लिया, थ्रेड मतलब रस्सी हो गया, ठीक है, थ्रेड, एंड यहाँ पे एक स्टोन को उसने इसके साथ टाइड अप करके बांध दिया। फिर वो इस स्टोन को अराउंड सर्कुलर पाथ में बहुत इंस्टेंट तेजी से घुमा रहा है, ठीक है। तो इंस्टेंटली इसके साथ में घूम रहा है, तो सेंटर की तरफ ये फोर्स लगा रहा है श्याम, तब तक सेंट्रीपिटल है, लेकिन अब श्याम ने फोर्स लगाना बंद कर दिया। ये अज्यूम कि जिसकी जो रस्सी थी वही टूट गई, तो रस्सी टूट गई तो क्या वो स्टोन उसके अराउंड रोटेट करेगी, बिल्कुल नहीं, वो स्टोन एज अ स्ट्रेट पाथ में चली जाएगी। तो स्ट्रेट पाथ में जो चला गया इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो द अपेरेंट आउटवर्ड फोर्स, जो आउटवर्ड लग रहा है मतलब सर्कल के अंदर नहीं सर्कल के बाहर, एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसा जो फोर्स जो आउटवर्ड लगता है, जो बॉडी फोर्स जो बॉडी फील कर रहा है अराउंड अ सर्कुलर पाथ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ तक हम लोग का पूरा चैप्टर में ओवरऑल टॉपिक्स एंड हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, डायनेमिक
एंड इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पे ओवरऑल एंड होते हैं। तो जितने भी अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होगा वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। इस वीडियो तक जितने भी थ्योरीज थे सबको 1 टाइम्स या 2 टाइम्स देख के रिविजन कर लेना है। थैंक यू।